हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 33 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 33वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन हैं सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 33वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटर आएंगे। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कुछ ही सेकंडों में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि ACE को यहाँ पर FHJ कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से ACE को यहाँ पर FHJ लिखा गया है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि OQS से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अल्फाबेट लेटर आएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर पता करना है कि ACE से यहाँ पर FHJ कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई आसानी से सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है ए आता है 1 नंबर पर, ए के बाद में है सी आता है 3 नंबर पर, सी के बाद में है ई आता है 5 नंबर पर। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे एफ आता है कितने नंबर पर, 6 नंबर पर। एफ के बाद में है एच आता है 8 नंबर पर। एच के बाद में है जे आता है 10 नंबर पर। अब यहाँ पर देखिए ए से लिखा गया है एफ, यानी कि 1 से लिखा गया है 6, तो 1 से 6 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 1 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 1 और 5 मिलकर बन जाएगा 6। फिर देखिए सी से यहाँ पर लिखा गया है एच, यानी कि 3 से लिखा गया है 8, तो मेरे भाई 3 से 8 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 3 और 5 मिलकर बन जाएगा 8। फिर देखिए ई से लिखा गया है जे, यानी कि 5 से लिखा गया है 10, तो 5 से 10 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 5 और 5 मिलकर बन जाएगा 10। यानी कि मेरे भाई इन सभी अल्फाबेट लेटर के अंदर +5 करके ये सभी अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग करेंगे और जो भी नंबर आएगा उसके अंदर +5 करके जो भी लेटर आएंगे वो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है ओ आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर। ओ के बाद में क्या है क्यू आता है कितने नंबर पर, 17 नंबर पर। क्यू के बाद में क्या है मेरे भाई, क्यू के बाद में है एस आता है कितने नंबर पर, एस आता है 19 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 19। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ से लेटर यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा ये ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी में +5 किया गया है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले लेटर के अंदर सबसे पहले +5 करेंगे तो 15 और 5 मिलकर बन जाएगा 20। और मेरे भाई 20 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है टी, तो यहाँ पर हम पहला लेटर भरेंगे टी। फिर देखिए उसके बाद में क्या है क्यू, तो क्यू से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा ये ज्ञात करेंगे। तो क्यू आता है 17 नंबर पर, 17 के अंदर भी क्या कर देंगे +5 कर देंगे।
तो मेरे भाई 17 और 5 मिलकर बन जाएगा 22। 22 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है वी, तो यहां पर हम भर देंगे वी। इसी प्रकार से एस से कौन सा अल्फाबेट लेटर आएगा ये ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर भी हम क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। तो देखिए एस आता है 19 नंबर पर है, 19 के अंदर +5 कर देंगे तो 19 और 5 मिलकर बन जाएगा 24। 24 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एक्स, तो यहां पर हम भर देंगे एक्स। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरा जाएगा TVX। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर किसी ऑप्शन में हैं, तो आंसर है TVX। ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन जब भी इस टाइप का प्रश्न अब आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि P का अर्थ गुणा है, R का अर्थ घटाना है, S का अर्थ जोड़ है और Q का अर्थ भाग है, तो नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले इस समीकरण को ध्यान से देखिए। इस समीकरण के अंदर हमें कुछ अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं और उन अल्फाबेट लेटर का अर्थ क्या है वो इस प्रश्न के अंदर हमें बोला गया है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले प्रश्न में बोला गया है कि P का अर्थ है गुणा, तो P के स्थान पर हम क्या कर देंगे, समीकरण के अंदर गुणा कर देंगे। आगे बोला गया है कि R का अर्थ है घटाना, यानी कि R के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आगे देखिए आगे बोला गया है कि S का अर्थ है जोड़, तो S के स्थान पर हम क्या कर देंगे, जोड़ यानी कि प्लस कर देंगे। देखिए फिर आगे बोला गया है कि Q का अर्थ है भाग, तो मेरे भाई Q के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और जो नया समीकरण बनेगा उसका हमें मान ज्ञात करना है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए नया समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अच्छे P का अर्थ है गुणा, यहाँ पर कर देंगे गुणा, उसके बाद में 7, फिर क्या है S का अर्थ है प्लस, यहाँ पर कर देंगे प्लस, उसके बाद में 169, फिर क्या है Q का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग। उसके बाद में क्या है 13, यहाँ पर लिखेंगे 13 के बाद में R का अर्थ है माइनस, उसके बाद में क्या है 5, यहाँ पर लिख देंगे 5। ये बन गया नया समीकरण। अब मेरे भाई इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे कैसे, तो सबसे पहले समीकरण के हम सोल्व करेंगे किसको, भाग को। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 6 गुणा में 7, उसके बाद में क्या है प्लस। अब यहाँ पर देखिए 13 का भाग 169 में देंगे तो ये चला जाएगा कितने बार, 13 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 13। उसके बाद में क्या है माइनस का 5, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 5। भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर है 6 गुणा में 7, तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 छीके 42। ठीक है, उसके बाद में क्या है प्लस 13 और उसके बाद में क्या है माइनस का 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ लेंगे और माइनस को घटा देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 42 और 13 मिलकर बन जाएगा 55। यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का 5, 55 में से 5 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 50। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 50। अब हमें देखना है कि 50 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 50 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। दिए गए पासे में अक्षर डी के विपरीत कौन सा अक्षर
होगा। यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने डाइस से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि अक्षर डी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए हमारे सामने 2 डाइस दिए गए हैं, ये है पहला डाइस और ये है दूसरा डाइस। अब हमें क्या करना है, इन दोनों डाइस के अंदर कॉमन लेटर देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए पहले डाइस के अंदर यहाँ पर बी है, इसी प्रकार से दूसरे डाइस के अंदर यहाँ पर बी है, यानी कि बी लेटर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉमन देखने के बाद में क्या है, प्रत्येक डाइस के अंदर आपको चलना है क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई पहला डाइस है, उसके बाद में देखिए ये हो जाएगा दूसरा डाइस। कॉमन क्या मिला, तो मेरे भाई कॉमन हमें मिला बी, तो यहाँ पर दोनों के अंदर लिख देंगे बी। अब यहाँ पर हम चलेंगे सबसे पहले डाइस के अंदर क्लॉकवाइज। तो देखिए मेरे भाई बी के बाद में क्या है, सी है, तो यहाँ पर हम पहले डाइस के अंदर बी के बाद में क्या लिखेंगे, सी। उसके बाद में देखिए सी के बाद में क्या है, डी, तो यहाँ पर हम सी के बाद में लिखेंगे क्या, डी। ठीक है, इसी प्रकार से हम सेकेंड डाइस के अंदर चलेंगे, तो कॉमन है बी, बी के बाद में क्या है, ई, तो मेरे भाई यहाँ पर हम बी के बाद में क्या लिखेंगे, ई। उसके बाद में देखिए ई के बाद में क्या है, ए, तो मेरे भाई यहाँ पर हम ई के बाद में लिखेंगे ए। अब यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। हमसे पूछा गया है अक्षर डी के विपरीत, तो मेरे भाई अक्षर डी के विपरीत हो जाएगा अक्षर ए। अब हमें देखना है कि अक्षर ए किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है अक्षर ए हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर डाइस से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। सबसे पहले आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो बिना देरी के इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटर आएंगे। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने सीरीज में जितने भी लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई इस सीरीज में पहला लेटर है एल। एल आता है कितने नंबर पर, 12 नंबर पर है। एल के बाद में है एक्स,
एक्स आता है कितने नंबर पर, 24 नंबर पर है। एक्स के बाद में है एफ, एफ आता है 6 नंबर पर है। अब इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर आगे देखिए, आगे है एम, एम आता है कितने नंबर पर, 13 नंबर पर है। एम के बाद में टी, टी आता है 20 नंबर पर है। टी के बाद में है जे, जे आता है 10 नंबर पर है। अब इसी प्रकार से मेरे भाई आगे देखिए, आगे इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू सभी के नंबरिंग करेंगे। जैसे आगे है एन, एन आता है कितने नंबर पर, 14 नंबर पर है। एन के बाद में पी है, पी आता है 16 नंबर पर है। पी के बाद में फिर से एन है, तो यहाँ पर एन आता है 14 नंबर पर, यहाँ पर लिखेंगे 14। इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर देखिए आगे, आगे क्या है, ओ है, ओ आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर है। ओ के बाद में क्या है एल, एल आता है कितने नंबर पर, 12 नंबर पर है। एल के बाद में क्या है आर, आर आता है 18 नंबर पर। इस तरह से आपको क्या करना है, कंप्लीट अल्फाबेट लेटर का कर लेना है नंबरिंग। अब यहाँ पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना है, यहाँ पर आपको केवल देखना है संख्या को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक संख्या को देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले 12, 12 के बाद में आगे देखिए क्या है 13, तो 12 से 13 हो जाएगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें, +1 कर दें तो हो जाएगा 13। 13 के बाद में देखिए आगे, आगे क्या है 14, 13 से 14 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 13 के अंदर क्या कर दें, +1 कर दें तो बन जाएगा 14। 14 के बाद में देखिए आगे क्या है 15, 14 से 15 बनेगा कैसे, तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 14 के अंदर क्या कर दें, +1 कर दें तो 14 और 1 मिलकर बन जाएगा 15। अब इसी प्रकार से कंटिन्यू आगे क्या करेंगे, अगली संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी के अंदर +1 हुआ है, तो 15 के अंदर भी क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो मेरे भाई 15 और 1 मिलकर बन जाएगा 16। 16 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 16 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है पी, तो यहाँ पर हम पहला लेटर भर देंगे पी। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए यानी कि फर्स्ट से चलेंगे, यहाँ पर क्या है 24, 24 से आगे चलेंगे तो कितना है 20 है, तो 24 से 20 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 24 में से क्या कर दें, -4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 20। फिर देखिए 20 से आगे चलेंगे तो कितना बन रहा है 16, 20 से 16 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 20 में से क्या कर दें, -4 कर देंगे तो बन जाएगा 16। फिर देखिए 16 से आगे चलेंगे तो कितना बन रहा है 12, तो 16 से 12 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 16 में से क्या कर दें, -4 कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 12। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 12 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सभी में -4 हुआ है, तो यहाँ पर 12 में भी क्या कर देंगे, -4 कर देंगे। तो 12 में से -4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। 8 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एच, तो यहाँ पर हम भर देंगे एच। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर देखिए जो लेटर यानी कि जो संख्या बच गई उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 6, 6 से बन रहा है क्या 10 है, तो 6 से 10 बनेगा कैसे, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें, +4 कर दें तो बन जाएगा 10 है। फिर देखिए 10 से बन रहा है कितना 14, तो 10 से 14 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें, +4 कर देंगे तो बन जाएगा 14। फिर देखिए 14 से कितना बन रहा है 18, तो 14 से 18 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 14 के अंदर क्या कर देंगे, +4 कर देंगे तो बन जाएगा 18। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 18 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे। तो सभी के अंदर +4 हुआ है, तो 18 के अंदर भी क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। तो 18 और 4 मिलकर बन जाएगा 22 है। और मेरे भाई 22 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है वी, तो यहाँ पर हम लेटर भर देंगे वी, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरा जाएगा PHV। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर में किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो ध्यान से देखिए PHV ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले विकल्प का चयन करें। यानी कि आप सभी के सामने पांचवा प्रश्न लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से UE का संबंध है RG के साथ में, उसी प्रकार से DN का संबंध किन लेटर के साथ में
होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर देखिए पहला लेटर है यू, यू आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 21 नंबर पर है। यू के बाद में है ई आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 5 नंबर पर है। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे है अल्फाबेट लेटर आर आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 18 नंबर पर है। आर के बाद में क्या है जी आता है कितने नंबर पर, 7 नंबर पर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहाँ पर आपको केवल देखना है संख्या को। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यू आता है 21 नंबर पर है, 21 से यहाँ पर आर यानी कि लिखा गया है 18, तो 21 से 18 बनेगा कैसे, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 21 में से क्या कर दें -3 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 18। फिर यहाँ पर देखिए आगे ई से लिखा गया है जी, यानी कि 5 से लिखा गया है 7, तो 5 से 7 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 5 और 2 मिलकर बन जाएगा 7। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, पहले लेटर के अंदर -3 किया गया है और दूसरे लेटर के अंदर +2 किया गया है, और मेरे भाई ये वाले अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि डी एन से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अल्फाबेट लेटर आएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है डी आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर है। डी के बाद में क्या है एन आता है कितने नंबर पर, 14 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14। अब मेरे भाई पहले लेटर के अंदर क्या किया गया था -3, तो देखिए डी आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर है। अब 4 के अंदर हम क्या कर देंगे -3 कर देंगे, तो 4 में से -3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और 1 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है ए, तो यहाँ पर हम भर देंगे ए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एन से आगे चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए -3 करने के बाद में क्या किया गया था, +2 किया गया था, तो एन यानी कि 14 के अंदर हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे, तो 14 और 2 मिलकर बन जाएगा 16। और मेरे भाई 16 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है पी, तो यहाँ पर हम भर देंगे पी, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरा जाएगा ए पी। अब हमें देखना है कि अल्फाबेट लेटर ए पी किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर अल्फाबेट लेटर ए पी हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम धातु, ऑप्शन बी है लोहा धातु, ऑप्शन सी है सोना धातु, और ऑप्शन डी है तांबा धातु। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सोना धातु सबसे अधिक तन्य धातु है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिहार राज्य में, ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश राज्य में, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। और मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बरौनी तेल शोधन कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है गुजरात राज्य में और ऑप्शन डी है बिहार राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि बरौनी तेल शोधन कारखाना भारत के बिहार राज्य में स्थित है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि WBC का दूसरा नाम क्या है? तो मेरे भाई याद रखना WBC या श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मेंडल ने अपनी आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मेंडल ने अपनी आनुवंशिकता का प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रेबीज के टीके की खोज की थी वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी है झारखंड राज्य में, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य में और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? ऑप्शन ए वर्ष 1853 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1861 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1870 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1885 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी वर्ष 1853 में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये 14वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो मेरे भाई जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और ये प्रश्न हमने काफी बार आपको करवाया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी प्रश्न के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पहले से आता हो तो उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारी नाभिकों से निकलने वाली किरणें कैसी होती हैं? ऑप्शन ए धनात्मक होती है, ऑप्शन बी है ऋणात्मक होती है, ऑप्शन सी है अनावेशित होती है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारी नाभिकों से निकलने वाली किरणें अनावेशित होती हैं। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी है अमृता पटेल, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट और ऑप्शन डी है अन्ना जॉर्ज। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसे भारतीय इतिहास का नेपोलियन कहा गया है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन सी है अशोक को और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास का नेपोलियन कहा गया है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है
826893 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है टाइफाइड, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है हैजा और ऑप्शन डी है तपेदिक। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया बीमारी होती है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, और आज के इस क्लास के अंदर हमने रामबाण 20 क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।